ठीक है, तो हम लोग ने डिस्कस किया था कि नेमा जो है, जो एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल जो है वो प्रोवाइड करती है, जिससे आप पेट स्कैनर की क्वालिटी जो है वो आप एश्योर कर सकते हो। उसमें हमने बताया था ये भी चीज़ कि जब भी नेमा जो है वो इट इज़ द नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशंस, और इसमें स्पेशली जितने तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनके मैन्युफैक्चरर्स का एसोसिएशंस है, उसके मेंबर्स हैं। स्पेशली रिलेटेड विद द मेडिकल फील्ड की बात करोगे तो जो हमारे यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं, और न्यूक्लियर मेडिसिन में आ जाओ तो पेट स्कैनर है, गामा कैमरा है, तो इनके इनकी क्वालिटी जो है वो कैसे चेक होनी चाहिए, उसके लिए हर कंपनीज के मेंबर्स जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हर कंपनी का, जैसे मान लो कि आप पेट स्कैनर की बात लोगे तो उनके क्रिस्टल्स अलग हैं, उनके रिकंस्ट्रक्शन, इमेज रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम भी जो है वो भी उनका अपना है। अपना है इन द सेंस कि वो कॉपीराइटेड है, वो क्या कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली कौन कौन सा एल्गोरिथम, जैसे मान लो कि स्पेशली इन पर्टिकुलर विद द ओशम ऑर्डर सबसेट एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट और ऑर्डर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो हिडन होता है, वो हर कंपनीज का अपना अपना होता है कि कितने ऑर्डर लेने हैं, किस सीक्वेंस में उनको उठाने हैं प्रोजेक्शंस, ताकि उनकी इमेज क्वालिटी जो है वो बेहतर आए। फिर वो सॉफ्टवेयर में मोर और लेस क्या चेंजेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिवील नहीं करते। व्हाट इज़ रिवील टू अस कि जो भी इमेज जो होगा वो डाइकॉम फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जो भी डेटा एक्विजिशन जो होगा वो आपको डाइकॉम फॉर्मेट में डेटा जो है आपको मिल जाएगा। आप उसको चाहो तो आप प्रोसेस कर सकते हो यदि आपके पास डेटा एक्विजिशन है तो कुछ चीज़ें, और यदि उनकी इमेज क्वालिटी को कंपैरिजन करना है तो आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप कर सकते हो, वो चीज़ तो अवेलेबल है। तो चूंकि हर कंपनी का क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। आपने एम्पलीफायर लिया, और एम्पलीफायर जो है वो किसी एक कंपनी का लिया, हो सकता है दूसरा जो हो वो किसी दूसरे कंपनी का एम्पलीफायर लिया हो, और उसकी क्वालिटी में भी डिफरेंसेज आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है ना, सबका ओईएम अलग अलग है। ओईएम मतलब कि थर्ड पार्टी है कि जो कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और लेकर के लोग असेंबल करते हैं, असेंबल करके पूरा का पूरा गामा कैमरा बना दिया। तो हर कंपनी जो है वो अपना अपना उनका ओईएम है, समझ गया। जैसे एक्सरे ट्यूब आएगा तो कोई एक्सरे ट्यूब वेरिएंट का लगाएगा, कोई एक्सरे ट्यूब किसी दूसरी कंपनी का लगाता है, कोई एक्सरे ट्यूब दूसरे तीसरी कंपनी का लगाता है। तो कंपोनेंट्स अलग अलग होने के कारण वो जो थोड़ा बहुत जो वेरिएशन जो आएगा रिजल्ट में वो आता है, दिखता है। अब है कि जो टेस्ट जो होना चाहिए वो किस पर्टिकुलर वे में होना चाहिए, उनकी कंपनीज में क्या क्या चीज़ें टेस्ट कर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो क्लियर होएगा। यदि एस्पेक्ट की बात देखोगे तो सब हर हमारे यहाँ जो कैमरा जितना है वो सारा ड्यूल हेड गामा कैमरा है। अभी मोबाइल ऐप में जो आया है वो क्या है, आपका पिन होल कॉलीमीटर्स हैं, उसमें मल्टीपल पिन होल कॉलीमीटर्स हैं, और वो CZT डिटेक्टर बेस्ड है। तो अच्छा, उसका फील्ड ऑफ व्यू का भी रिस्ट्रिक्शंस है, तो बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस अवेलेबल हैं। तो उसके लिए क्या क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, कैसे उसके पैरामीटर टेस्ट होंगे, ये सारी चीज़ के लिए जो मीटिंग्स जो होती है वो नियामक के टाइम पे मीटिंग होती है, एंड एवरीबॉडी एवरी कंपनी को एग्री करना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर टेस्ट वो परफॉर्म करेंगे, और तब जाकर के एक गाइडलाइन बनती है। आप समझ रहे? तो हर कंपनी का एक अपना रिप्रेजेंटेटिव उनका होता है जब ये गाइडलाइन प्रिपेयर्ड होती है, और एक यूनिफॉर्मिटी बनती है कि यही पर्टिकुलर मेथड
आपको यूज़ करना है, और उसको टेस्ट करने के लिए जो डेटा एक्विजिशन होना चाहिए, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना है, इनबिल्ट होगा, राइट? या आप नेमा करने के लिए ऐसा हो सकता है कि ऑप्शनल हो, जैसे मान लो कि अभी अभी नया कोई सिस्टम आया और नेमा टेस्ट करना है, उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा कि डेटा एक्विजिशन भी करेगा, उस डेटा की प्रोसेसिंग करेगा। अब मान लो कि यदि कंपनी ने ऑप्शनल डाला और मैंने नहीं खरीदा है, आप समझिए, तो वो मेरा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा कि नेमा टेस्ट परफॉर्म कर पाए। आप समझ पा रहे हो? रेगुलेटरी कंप्लाइन क्या है, कंप्लायंसेस में क्या है कि आपको टेस्ट करके दिखाना है। जैसे हमारा जब सबसे पहले 2012 में यहाँ पे गामा कैमरा आया था, जो सीमेंस का जो अभी चल रहा है, आपका देख रहे हो, सीमेंस का जो गामा कैमरा चल रहा है, उस समय पे रेगुलेटरी कंप्लायंस का मतलब ये नहीं था कि आपको करना ही है। तो जब ये परचेज चल रहा था, उस समय पे हमने नेमा के लिए ऑर्डर नहीं दिया था, मतलब नेमा टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हमने मेंशन नहीं किया था कि कंपनी की जिम्मेदारी है कि करना है। तो हमने बाद में उनको अपने निगोशिएट करके उनसे करवाया। तो उन्होंने क्या किया, डेटा एक्विजिशन और प्लस प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर लेकर के आए, इंस्टॉल किया, नेमा किया, फिर डिलीट कर दिया, फिर दूसरा कोई नहीं कर सकता। यदि करना है तो यू हैव टू पे द मनी। नेक्स्ट बात, हाँ, जो सीमेंस का जो पेटेस कैमरा है 2012 की बात है, उन्होंने ऐसे ही किया, राइट? तो वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें उनके पार्ट्स होते हैं। तो जब भी आप कोई मान लो कि नया आप कहीं भी आप ज्वाइन कर रहे हो और आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स बनाने हैं, तो उस समय पे ये सब ख्याल रखना दैट यदि आप वहीं पे उसी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में लगा दे रहे हो कि नेमा टेस्ट भी आप ही को करना है, और उसी उसके भी चार्जेस जो भी कोट करना है उसी के साथ कोट कर लो। इवन यू कैन जस्ट पुट कि 10 साल तक का तो वैलिड होता है कैमरा, जितनी बार भी नियमा होगा, जो AERB के कंप्लायंसेस जो होंगे वो आप ही को फुलफिल करने पड़ेंगे। तब क्या होगा कि हर 5 साल के बाद वो खुद किट लेकर के आएंगे, आपका नेमा करेंगे, रिजल्ट देंगे, और आपका हेडेक फर्दर नहीं रहेगा। सो इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आप डाल दो उन चीज़ों को। तो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए याद रखना, मतलब दिस वे, दैट्स व्हाट वी डू। इवन नॉट ओनली दिस, जो कोबाल्ट 57 के जो फ्लड सोर्स आते हैं, चाहे जर्मेनियम 68 का जो आपके पास सोर्स आएगा, उन सोर्सेज का भी बेटर ये होगा कि आप उसी टेक्निकल स्पेस में ही डाल दो। जब खरीदा जा रहा है मशीन, उनको बोलो कि जब सोर्स प्रोवाइड करना, क्वालिटी एश्योरेंस सोर्स प्रोवाइड करना, और उसका डिस्पोजल, सारे चार्जेस उसी में डाल दो, हमें आगे कुछ नहीं चाहिए। ताकि जैसे आपका आपकी सोर्स आएगा, आपका क्यूए होएगा, और जैसे वो डिसयूज्ड हो जाएगा सोर्स, तो उस केस में कंपनी को उसको डिस्पोज अप करना है, तो आपको चार्जेज उसके लिए फिर अलग से आपको प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। सो योर लाइफ विल बिकम ईजियर। ठीक है, तो वन टाइम में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। एक तो ये चीज़ें डिसाइड, अब है कि हमने डिसाइड किया था कि एक एक करके हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन, उसको कैसे टेस्ट करते हैं, राइट, एज पर नेमा। तो हमने पहले भी बोला था कि स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो क्या रेफर करता है, इट रेफर्स टू स्कैनर्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश स्मॉल ऑब्जेक्ट्स क्लोज टुगेदर, मतलब जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो हैं बिल्कुल पास पास में हैं, तो वो क्या है, स्कैनर जो है उसको अलग अलग देख पाएगा या नहीं देख पाएगा, उसकी एबिलिटी है अलग अलग देख पाने की। कितना क्लोज जो होगा ऑब्जेक्ट, जो होगा छोटे छोटे ऑब्जेक्ट कितने क्लोज होंगे जिसको वो आसानी से देख सकता है, वो डिटर्मिन करते हैं यहाँ पे, या वो उस चीज़ को वो इंडिकेट करता है। तो आपको आइडिया लगता है कहाँ से, FWHM से। FWHM से क्यों? देखो उसमें क्या होता है कि जो कोई भी एक डॉट, दो डॉट जो है वाइट, यदि आप रखोगे यदि आप एक पॉइंट सोर्स का यदि इमेज बनाते हो, पॉइंट सोर्स आप बनाते हो और उसका इमेज आप एक्वायर करते हो, तो बिल्कुल पॉइंट सोर्स नहीं आता है वो इमेज। वो क्या होता है,
वो पॉइंट जो होता है वो स्प्रेड हो जाता है। और पॉइंट कैसे स्प्रेड होता है? यदि थ्री डायमेंशनल में देखोगे तो स्फेरिक स्फेयर की तरह स्प्रेड होता है। सेंटर में मैक्सिमम एक्टिविटी आएगी, और जैसे जैसे आप दूर बढ़ते जाएंगे, सेंटर से अवे जाएंगे, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा और इंटेंसिटी जो होती है वो ड्रॉप होते जाती है। समझ गए? तो एक ऑब्जेक्ट एक पॉइंट सोर्स, मान लो कि स्मॉलेस्ट सोर्स कौन सा हो सकता है? एक पॉइंट सोर्स हो सकता है। तो दो पॉइंट सोर्स को आप क्लोज लेकर के आओगे, राइट? क्लोज लेकर के आओगे तो जो इसका इमेज जो बनेगा, चूंकि पॉइंट पॉइंट नहीं बन रहा है, तो क्या होगा कि इसका जो स्प्रेड जो होगा और दूसरे वाला का स्प्रेड ओवरलैप करेगा। आप समझ रहे हैं? इसकी आदि इसकी भी इंटेंसिटी जो है डिके हो रही है, और दूसरे वाले की भी इंटेंसिटी डिके हो रही है, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएगा ना, बीच में आएगा तो सेंटर पे मैक्सिमम है। समझ गए? तो ये दो पॉइंट के बीच में यदि देखना है क्लियरली कब विजिबल होगा, जब 50% इंटेंसिटी फॉल होनी चाहिए। जैसे सेंटर से 50% गैप कम आ जाएगा यहाँ पे, और तब फिर राइज करे, तब ये दो पॉइंट जो होगा वो अलग अलग दिख पाएगा। मतलब दो पॉइंट के बीच में इंटेंसिटी का ड्रॉप जो होना चाहिए ना, वो 50% ड्रॉप होना चाहिए, वहीं से हाफ मैक्सिमम हो जाता है। फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम, इसीलिए हम लोग हमेशा फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम लेते हैं, मेजर करते हैं। आप समझ गए? 50% ड्रॉप होना चाहिए। दो ऑब्जेक्ट जो है ना, उसकी इंटेंसिटी यदि आप प्रोफाइल खींचोगे तो यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, फिर उसके बाद इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम की 50% ड्रॉप हो बीच में, और फिर जाकर के ऊपर आए, तब जाके ये दो पॉइंट अलग अलग दिखेगा। लेकिन यदि 50% से कम ड्रॉप हुआ, मान लो 10% का ड्रॉप हो रहा है, तो वो नहीं दिखेगा। आंखें जो होगी वो हमारी उसको अलग अलग नहीं देख पाएंगी। इट विल लुक लाइक ए दोनों पॉइंट जो है बिल्कुल क्लोज में। लेकिन 50% का बीच में ड्रॉप आ जाएगा तो मैक्सिमम का 50%। समझ गए? तो उस केस में वो दोनों पॉइंट जो होता है वो अलग अलग रिजॉल्व हो जाता है। थ्योरेटिकली इट कैन बी रिजॉल्व। इसीलिए जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उस समय पे पॉइंट सोर्स लेते हैं या लाइन सोर्स का मेजरमेंट लेते हैं। दो लाइन सोर्स को क्लोज रख देंगे, या नहीं भी रखी, एक भी लाइन सोर्स रखोगे तो उसका जब इमेज लोगे तो उसका प्रोफाइल खींचोगे तो सेंटर में मैक्सिमम एक्टिविटी आएगी, और लेफ्ट और राइट यदि देखोगे यहाँ पे तो एक्टिविटी जो है ड्रॉप होएगी, बिकॉज ऑफ पॉइंट स्प्रेड फंक्शन, उसके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक के अनुसार। तो मैक्सिमम का जहाँ 50% ड्रॉप होएगा, उतनी ही दूरी के बाद यदि दूसरा भी कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, एक और लाइन रखोगे, तो अलग अलग दिख जाएगा। आप समझ से पा रहे हो? इसीलिए FWHM मेजर करते हैं। ओके, ठीक है। अब स्पेशल रेजोल्यूशन, चाहे वो गामा कैमरा का हो या पेट स्कैनर का हो, सिर्फ फर्क क्या है, या प्लेनर गामा कैमरा ले लो। प्लेनर गामा कैमरा में आप एक प्रोजेक्शन इमेज लोगे तो आपका स्टैटिक ऑब्जेक्ट भी होगा, स्कैनर भी स्टैटिक होगा, एक इमेज आएगा, उसका लाइन प्रोफाइल खींच लोगे, FWHM निकाल लोगे, उसका रेजोल्यूशन मेंशन कर दोगे कि ये रेजोल्यूशन इतना है। सेंटर पे निकालोगे तो मेंशन करोगे कि सेंटर पे। गामा कैमरा में क्या है? गामा कैमरा में क्या याद रखिएगा, जैसे जैसे स्कैनर और मतलब डिटेक्टर हेड और उसकी ऑब्जेक्ट की, जहाँ पे आपने पॉइंट सोर्स या लाइन सोर्स रखा है, उसके बीच का डिस्टेंस डिटरमिन करता है स्पेशल रेजोल्यूशन। जितना दूर चलता जाएगा तो रिजोल्यूशन जो होता है वो कम होता है, और जितने पास में ऑब्जेक्ट, जितना पास में डिटेक्टर आएगा, रेजोल्यूशन उसका बेहतर होगा। इसीलिए क्या करते हैं, जब बोन स्कैन करते हैं तो पेशेंट को एज क्लोज एज पॉसिबल जो है, मतलब डिटेक्टर जो है पेशेंट के, वी अलाउ detector to go as close as possible using the PST mechanism। ठीक है, आजकल वो इनहेरिटेड है उसमें। तो कई बार इन लोग को भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि एज क्लोज एज पॉसिबल ये क्यों मेंशन है उसमें, क्योंकि वहीं पे उसको मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिलेगा। और बोन स्कैन जब हम करते हैं, या जहाँ पर भी मुझे हाईएस्ट रेजोल्यूशन चाहिए वहाँ स्पेशल रेजोल्यूशन मैक्सिमम बनाना है, वो कंडीशन क्रिएट करना है आपको। तो उस कंडीशंस में बोन स्कैन जब करते हो तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे स्मॉल लीजन्स जो है, मेट्स जो है वो देखने हैं।
तो जितना ज़्यादा डिटेक्टर अवे होगा, वो छोटे छोटे जो स्मॉल ऑब्जेक्ट जो होंगे वो नहीं दिखेंगे, मर्ज हो जाएंगे। 50% से कम फॉल होगा, वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा, लेकिन पास में होगा तो वो बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो वहां पे स्टेशनरी रखा, दूरी का ध्यान रखा है। एस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, एस्पेक्ट में क्या करोगे, आप लाइन सोर्स या पॉइंट सोर्स रखोगे और उसका इमेज लोगे 3 डिग्री से, राइट, यदि आपको करना है, और तब जाके रिकॉन करोगे फिक्स करके, उसका फिर आप प्रोफाइल ले सकते हो। यदि आपको मान लो कि स्कैटरिंग मीडिया में रखना है, तो कई बार क्या करते हैं, जशाक फैंटम जो है लेते हैं, और जशाक फैंटम के सेंटर पे जो होते हैं वो वहाँ पे एक आप कैपिलरी इंसर्ट करने की फैसिलिटी होती है, तो वहाँ पे कैपिलरी को फिल करते हो, वहाँ पे इंसर्ट कर देते हो, तो वो जगह फिक्स हो जाती है। और आप यदि पानी भर दोगे तो स्कैटरिंग मीडिया जो है वो वाटर बन जाएगा, और यदि ये पानी नहीं भरा आपने, एयर रखा है, तो वो इन एयर आपका रिजोल्यूशन देगा। लेकिन उसका आपको करना है स्पेक्ट, आप स्पेक्ट स्टडी लेते हो, फिर उसका रिकॉन करते हो, उसी तरह से जो रिकॉन्ड इमेज जो आता है उसके ऊपर जाकर के लाइन प्रोफाइल ड्रॉ करते हो, और वहां से FWHM निकालते हो। जब आप स्पेक्ट की बात करेंगे और पेट की बात करेंगे, तो 3 डायरेक्शंस में आपको निकालना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शंस होगा, एक वाई डायरेक्शंस में प्रोफाइल निकालना है, और तीसरा जो है वो जेड डायरेक्शंस में प्रोफाइल निकालना है। तो तीनों डायरेक्शंस में FWHM उसका होगा। ये क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यह जानना ज़रूरी है वाइल रिपोर्टिंग द क्लिनिकल स्कैन्स कि रिजोल्यूशन जो है पूरा यूनिफॉर्म यूएफओवी में हर जगह यूनिफॉर्म है कि नहीं है। आप समझ रहे, हो सकता है कि सेंटर पे बहुत अच्छा रिजोल्यूशन हो, पेरिफेरल पे जाओ तो रिजोल्यूशन डिटोरिएट हो रहा हो, तो ये जानकारी हमारे लिए ज़रूरी है वाइल रिपोर्टिंग द स्कैन्स की। आउटर पेरिफेरी यदि पेशेंट्स का भी स्कैन कर रहे हो तो सेंटर में तो बहुत अच्छा रिजोल्यूशन मिलेगा, लेकिन यदि एक्सियल दूर हो, सेंटर से हट के यदि है, तो उस केस में क्या होगा, रिजल ऑब्जेक्ट यदि होगा तो उसका डिटोरिएटेड ये दिखेगा, मतलब डिस्टॉर्शंस दिखेगा, और उस केस में रिजोल्यूशन मुझे अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो यदि मान लो कि वहाँ पे आपका क्लिनिकल ये हो कि कोई किसी साइड में लीजन पड़ा हुआ है और आपको डाउट है कि वहाँ पे मुझे ये करना, तो उसको सेंटर में ऑब्जेक्ट को लेके जाना पड़ेगा, एंड देन यू डू द स्कैन, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट, यदि सेंटर में रिजोल्यूशन बढ़िया आ रहे हैं तो। ठीक है, तो जनरली जो है स्पेशल रिजोल्यूशन जो है एस्पेक्ट में देखो या पेट में देखो, एक तो सेंटर में मेजर करते हैं, दूसरा जो है उसके बाद 10 सेंटीमीटर पे मेजर करते हैं, 10 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर पे सेंटर से। तो 3 आइडियल डिस्टेंस होते हैं, 0 जो सेंटर पे होगा, 10 सेंटीमीटर पे करते हैं, और फिर सेंटर से अगेन 20 सेंटीमीटर पे करते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती है। और नेमा भी जो है इसमें, नेमा के भी गाइडलाइन में आपको पेट का यदि आप स्कैनिंग कर रहे हो या स्पेशल रिजोल्यूशन कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, एक सोर्स चाहिए जो लाइन सोर्स बनाना है। अब वो लाइन सोर्स आप कैपिलरी से बना सकते हो, या आप जैसे ट्यूब से बना दो, कैसे भी बनाओ, लाइन सोर्स चाहिए। सेंटर में जब निकालना है तो याद रखिएगा कि सेंटर में उसको सस्पेंड करने की फैसिलिटी होनी चाहिए, यदि आप एयर में कैलकुलेट करना चाहते हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है, जैसे कैपिलरी है तो सेंटर में ऐसे करके सस्पेंडेड होना चाहिए उसके सेंटर में, तब आप उसका पेट स्कैन एक्वायर करोगे तो सेंटर में जाकर के जो रिकॉर्ड इमेज जो होगा उस पर उसका FWHM निकालोगे। समझ में आया? तो उसमें उसके लिए क्या होता है कि नेमा वाले जो टूल किट्स जो हैं, जिन्होंने नेमा सारे टेस्ट करने के लिए बनाए हैं, वहाँ पे एक सपोर्ट होता है, इमेजिंग सपोर्ट, जिसमें ऐसा वो इस ढंग से ट्रायंगल की तरह वो बनाया हुआ होता है कि सेंटर में आप कैपिलरी डाल दोगे, एक सोर्स बना लिया, सेंटर में आप इंसर्ट कर दिया, फिर उसका एक्विजिशंस कर लिया, फिर उसी को निकाल करके 10 सेंटीमीटर वाले सपोर्ट में आप इंसर्ट करते हो, फिर 20 सेंटीमीटर वाले में 10 सेंटीमीटर का स्कैन हो जाता, तो फिर 20 सेंटीमीटर वाले। ठीक है, अब देखो उसमें जो भी आपने बनाया है
सपोर्ट जो है सेंटर में, एक तो सेंटर में किया एक्स डायरेक्शंस में, फिर 10 सेंटीमीटर पे, फिर 20 सेंटीमीटर पे, उसी तरह से फिर वाई डायरेक्शंस में ऊपर भी चलना है 10 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे। कैपिलरी जो है वो क्या है, लंबा है, तो ऐसे यदि आप प्रोफाइल लोगे लंबे वाला, मतलब स्कैनर टेबल के डायरेक्शंस में, जैसे पेशेंट जो अंदर जाता है तो उधर की तरफ जो प्रोफाइल लोगे तो जेड एक्सिस में रिजोल्यूशन मिल जाएगा आपको। इधर की तरफ एक्स वाला में चलोगे तो सेंटर वाले पे प्रोफाइल खींचोगे तो सेंटर पे मिलेगा, 10 सेंटीमीटर वाला पे एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, 20 सेंटीमीटर वाले पे एक्स डायरेक्शन में मिलेगा, समझ गए। फिर इस डायरेक्शन से अप डायरेक्शन में मिल जाएगा। हर प्रोफाइल पे आपको दोनों ही डायरेक्शंस में लेना होता है। मतलब जब एक एक लाइन जब कट करोगे तो एक तो पॉइंट सोर्स बनेगा ना, तो एक डायरेक्शन एक्स का होगा, दूसरा डायरेक्शन इस डायरेक्शन में भी लेना है, उसका प्रोफाइल खींचना है। आप समझ पा रहे हो। जैसे मान लो कि एक पेन देना, जैसे मान लो कि एक पॉइंट ऐसे करके बन के आएगा आपका, जब रिकॉन होएगा तो ऐसा ही इमेज आएगा, एक पॉइंट सोर्स आएगा ना। तो आप एक प्रोफाइल जो होगा, एक प्रोफाइल तो आपका ऐसे होगा, और एक प्रोफाइल जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा तो इमेज जो होगा ऐसे करके बनेगा, और इधर से ऐसे करके बनेगा, समझ गए। तो ये दोनों ही डायरेक्शंस के लेने हैं आपको, समझ में आ गया। जेड वाले के लिए तो उधर की तरफ, मतलब ये ऐसे सोर्स है ना, अब इस डायरेक्शन का होगा, मतलब एक पॉइंट का यहाँ पे और दूसरा पॉइंट का उसके आगे वाला का स्लाइस का लोगे तो उधर से पता चल जाएगा ना कि इस डायरेक्शंस में कैसे बनेगा, ठीक है। और जनरली जो है जब जब नेमा टेस्ट करते हैं वो F18 का ही सोर्स बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे और क्वेश्चंस क्या आएगा, अब देखो एक एक बात और भी है कि जब भी आप नेमा टेस्ट करना होगा तो प्रोटोकॉल तो बिल्कुल लिखा हुआ है कि ये प्रोटोकॉल ही आपको फॉलो करना है और इसी प्रोसीजर से होके के चलना है। इस वे में डेटा प्रोसेसिंग करनी है और ऐसे रिजल्ट रिपोर्ट करना है। वो डॉक्यूमेंट्स में तो नेमा के डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है, लेकिन एग्जाम में लिखना है, आप कितना लिखोगे, क्या वो सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं। वो क्या पूरा का पूरा रिप्रोड्यूस करना है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और देखो एग्जाम का ना मेन पर्पस जो होता है कभी भी, चाहे आपको पहले से भी, सपोज करो कि आप एक सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर आप प्रिपेयर करते हो, और जब जब भी आप एग्जाम में जाते हो लिखने के लिए तो आपका मेंटल स्टेटस इंटायरली डिफरेंट होता है, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी कॉमन है एग्जाम के टाइम पे। तो हमेशा यदि आपका वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो तो आंसर जो कुछ भी लिखोगे वो कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो आप वहाँ पे पढ़ के गए वो सारी चीज़ें आप एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस कर पाओ। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस में याद भी नहीं आती, आदमी भूल जाता है। तो एग्जामिनर को ये बात पता होता है कि आंसर जो भी आएगा वो एक, वी आर नॉट लुकिंग फॉर परफेक्ट आंसर, ये एग्जैक्टली बच्चे ने रिप्रोड्यूस किया है नहीं किया है। सो देर इज नो नीड टू बी, मतलब आपको इतना एंजाइटी डेवलप करने की जरूरत नहीं है। वट एवर यू रिमेंबर यू शुड एबल टू पुट इट आउट एंड देन फॉरगेट। हमें सबको पता होता है, आप भी एग्जामिनर कल होकर के बोलोगे तो आप चूंकि उस प्रोसेस से होकर के गुजरे हो तो आपको पता है एक लिमिटेशंस होता है। बट आपको कितनी बातें लिखनी है, यदि मान लो कि एग्जैक्टली आपको नहीं पता है कि ये वैल्यूज याद नहीं है, तो उस केस में आपके पास एक्सक्यूज, मतलब रेस्क्यू पॉइंट्स होना चाहिए कि ये बात फिर भी लिखनी है। जैसे मान लो कितना काउंट्स एक्वायर करना है, हो सकता है कि वो काउंट्स आपको याद नहीं आ रहा, कितनी एक्टिविटी भरनी है वो याद नहीं आ रहा है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए। लेकिन नहीं याद आ रहा है तो उस केस में कुछ कॉमन चीजें जो होती हैं वो आपको याद रखनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप डेटा एक्विजिशन एक्टिविटी आपने कुछ भी भरी, लेकिन डेटा एक्विजिशन में सफिशिएंट काउंट होना चाहिए, इतना सफिशिएंट काउंट कि इमेज की क्वालिटी अच्छी हो। वो रिजोल्यूशन जब मेजर कर रहे हो तो लाइन प्रोफाइल जो ड्रॉ कर रहे हो तो शार्प आना चाहिए ताकि बाकी कैलकुलेशन आसान हो पाए। तो ये ध्यान जरूर रखना है कि काउंट्स जो होना चाहिए वो सफिशिएंट काउंट्स एक्वायर्ड होना चाहिए, ताकि
इमेज क्वालिटी जो हो उसकी अच्छी हो। ओके, ठीक है। बाकी वो आपको याद रखना है, जो याद रख सकते हो डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएगा कि इतनी एक्टिविटी भरते हैं, इतने टाइम का एक्विजिशंस करते हैं, मोर और लेस, वो सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको समझ में आ गया, 3 पॉइंट्स पे मेजर करने हैं। सेंटर 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पे एक्स डायरेक्शंस और वाई डायरेक्शंस में डेटा एक एक करके एक्वायर करना है, काउंट्स इतने सफिशिएंट होने चाहिए। और लाइन सोर्स जो भी बनाना है वो कैपिलरीज का बनाओगे फिल्ड विथ F18, ठीक है, फ्लोराइड का F18 का। स्कैनर जो होना चाहिए किस क्लिनिकल मोड में ऑपरेट होना चाहिए। क्यों क्लिनिकल मोड में ऑपरेट होना चाहिए? इसलिए क्योंकि हम जो भी मेजर कर रहे हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन जो भी हम निकालना चाह रहे हैं, वो अल्टीमेटली हम उसके फ्रूट को कहाँ यूज करेंगे? क्लिनिकल में यूज करना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्लिनिकल कंडीशंस में जो होगा हमें कितना रेजोल्यूशन मिल पाएगा, मतलब कितना स्मॉलेस्ट साइज जो होगा ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है जी। FWHM जो होगा वही वो साइज होगा, याद रखिएगा, क्योंकि उतना ही साइज के में जाके 50% ड्रॉप हो रहा है, समझ गया? तो उतने साइज का ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्लियरली विजिबल हो जाएगा आपको। ठीक है, स्कैन ड्यूरेशंस की बात बोल दी थी कि सफिशिएंटली काउंट्स जो होना चाहिए और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ काउंट्स जो होना चाहिए वो एक्वायर होना चाहिए टू इंश्योर एक्यूरेट रिजोल्यूशन मेजरमेंट। ठीक है, अब है रिकंस्ट्रक्शंस कैसे होना चाहिए। देखो रिकंस्ट्रक्शंस पे भी डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? कि हमने पढ़ा था अभी कि फैक्टर्स लिमिटिंग रेजोल्यूशन ऑफ पेट स्कैनर, उसमें क्या था, रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम्स की भी बात थी। सो जो भी आप निकालोगे और लिखोगे वहाँ पे, जो रिपोर्ट करोगे स्पेशल रेजोल्यूशन का वैल्यू, वहाँ पे ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कौन सा इमेज रिकंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ किया था। ठीक है, नेमा जो है वो दोनों ही रिकंस्ट्रक्शन मेथड अलाउ करती है। फिल्टर बैक प्रोजेक्शन से करो, भी रिपोर्ट करो, और इटरेटिव रिकंस्ट्रक्शन से भी ये करके रिपोर्ट करो FWHM कितना है। ठीक है, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन का वैल्यू कितना है। ठीक है, जो जो डेटा जो एक्वायर हो जाएगा, जो एनालिसिस करोगे, FWHM निकालोगे, और FTM भी निकालते हैं लोग। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, शायद मैं ऑलरेडी इसमें हो सकता है कि स्पेक्ट वगैरह पर आया होगा तो वहाँ पे डिस्कस किया होगा कि FTM जो है फुल विड्थ एट 10th मैक्सिमम, मतलब उसका मैक्सिमम का 1/10 पे भी जा करके आपको एक उसका निकालना, विड्थ निकालना है प्रोफाइल का कि कितना आ रहा है, जिसको बोलते हैं FTM, फुल विड्थ एट 10th मैक्सिमम। और FWHM जो है फील्ड फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमम है। तो FTM क्यों निकालते हैं, ये कभी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? उस पॉइंट स्प्रेड फंक्शन का FTM क्यों निकालते हैं? सोच के बताना आप लोग, फिर पढ़ के बताना। Yes. ठीक है, तो आपको FTM और FWHM भी दोनों ही आपको रिपोर्ट करने हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया कि अलग अलग पोजीशंस पे क्यों करते हैं, क्योंकि हम क्या जानना चाहते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन हर पॉइंट पे सेम है या नहीं है अक्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, बाकी तो वही एक्सियल और ट्रांजेसियल तो आपको बनाना है एक जेड डायरेक्शंस में और वाई और एक्स डायरेक्शंस में। ठीक है, बाकी जो हमने डिस्कस करा था कि नेमा के, हमने जब मोटिवेशंस की बात करी थी जिस समय पे, कि क्यूए
करने का हमारा मोटिवेशंस क्या है। उस मोटिवेशंस में हमने कई पॉइंट्स डिस्कस करे थे, जैसे डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, इस टाइप की चीज़ें। और उसको फिर हमने क्लिनिकली उसको क्या किया था, रिलेट किया था, कोरिलेट किया था। तो हर जो टेस्ट जो है इम्पोर्टेंस का, वो वही मोटिवेशन जो है वो वहाँ पे लिख सकते हो कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है। और वो आपको देखना है, जैसे मान लो स्पेशल रिजोल्यूशन का यदि देखोगे तो इम्पोर्टेंस क्या है, स्मॉल ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन है। समझ गए कि छोटे छोटे नोड्स जो है या छोटे छोटे जो स्मॉल लीजन्स जो हैं वो भी डिटेक्ट हो जाएं। तो इसलिए हाई रेजोल्यूशन आपको ज़रूरी है। हाई रेजोल्यूशन, हाई स्पेशल रेजोल्यूशन इंश्योर्स दैट स्मॉल पैथोलॉजिकल चेंजेस कैन बी डिटेक्टेड, ठीक है, विच इज़ क्रिटिकल फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान। तो आप बेहतर ये है कि हमेशा ना क्लिनिकली उसको जोड़ दो, क्योंकि दैट बिकम्स मच मोर वैल्यूएबल। एक तो वैल्यूएबल होता है, और दूसरी चीज़ें जब आप आंसर शीट में लिखते हो तो एग्जामिनर को ये कॉन्फिडेंस होता है कि बच्चे ने मतलब उसको समझा है और यूज कर सकता है। और यदि उसको डाउट होगा तो वैसे भी वो क्रॉस क्वेश्चन से पूछ लेगा कि ठीक है उसने रट्टा मार के लिखा है कि उसको वाकई समझ में आया। वो एक आध दो क्वेश्चन प्रोव करके वो आइडिया लगा लेता है कि आपको समझ आया नहीं आया, ठीक है। बट बेनिफिट क्या है कि यदि आंसर शीट आपका बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो ये गारंटी जरूर है कि आपको फेल नहीं करेगा कोई। सो रिटर्न ही आपके हाथ में है, ये बात याद रख लीजिए सारे लोग, ठीक है। दो चीज बहुत बचाएगा, रिटर्न और आपका इंटरनल। ये बहुत बड़ा सहारा बनता है यदि आपका बहुत अच्छा वाइवा नहीं हुआ तो, या प्रैक्टिकल्स नहीं दे पाए बढ़िया से। तो इसलिए जितना दबा के मेहनत करना है, रिटन पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, वही आपकी पुरुषार्थ है। और यदि आप बहुत अच्छा से लिख पा रहे हो रिटन में तो ये भी इंश्योर करता है कि वाइवा भी फिर आपका अच्छा होगा, क्योंकि आपने रट्टा मार के लिखा है तो बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब तो आप दे ही दोगे, मेहनत तो किया ही आपने, ठीक है। तो रिटन पे आप लोग ज़्यादा फोकस करोगे, ठीक है। बाकी जो है एक और भी हम लोगों ने बोला था, हार्मोनाइजेशंस की भी कल बात करी थी कि एक प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज हो, चाहे रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है या एक सेंटर से दूसरे सेंटर में यूज हो रहा है, तो वहाँ पर भी स्कैनर कंपैरिजन के लिए भी ये इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो दिस आर एक आध दो पॉइंट्स हर चीज़ों के क्लिनिकल उसके रेलिवेंस आप लोगों को बताने चाहिए, ठीक है। बाकी कल भी हमने डिस्कस करा था, एक और भी पॉइंट हमने बोला था कि नेमा जो है जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है टेक्नोलॉजी में तो उसको भी इनकॉर्पोरेट करती है। जैसे मान लो कि 2018 में आया गाइडलाइन, 2012 के पहले भी टाइम ऑफ फ्लाइट तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आया ना। जब शुरू में पेट स्कैनर आया था तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपेबिलिटी नहीं थी, तो उस समय पे नेमा के गाइडलाइन में वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो उसके बाद वाले गाइडलाइन में टाइम ऑफ फ्लाइट का मेजरमेंट, उससे रिलेटेड कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए, वो सारी चीज़ उसमें मेंशन करते हुए मिलेंगी आपको। तो इसलिए इन लोगों का ऑन एन एवरेज 5 to 6 ईयर्स के बीच में एक इनकी मीटिंग्स होती है जहाँ पे जो भी अपग्रेड्स जो होते हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट होते हैं, ठीक है जी। सो बाय फॉलोइंग द नेमा गाइडलाइंस, मैन्युफैक्चरर एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन एक्यूरेटली असेस a special resolution of PET scanner, ensuring high quality imaging and patient care, ठीक है जी, बढ़िया। और इसमें से कुछ पूछना है किसी को? हुँ? नहीं? ठीक है, तो यही रखने देते हैं। आज एक टेस्ट तो डिस्कस कर लिया, और यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो हम आगे नेक्स्ट टेस्ट जो डिस्कस करेंगे, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में, वो सेंसिटिविटी मेजरमेंट की बात करेंगे। ओके? सही है जी, सही है।